मैजिक एकेडमी का सबसे हार्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। जो भी इस मैजिक क्यूब को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होगा वही पास माना जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स अपनी सारी पावर्स का यूज करके फेल हो चुके थे, पर कोई भी उस क्यूब को तोड़ नहीं पाया। इतने सारे फेल्योर्स के बाद प्रोफेसर ने एग्जाम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया, क्योंकि अब जिस स्टूडेंट की बारी थी उससे प्रोफेसर नफरत करते थे, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही वीक थी। ब्रेक के दौरान उन्होंने मौका देखकर एक सीक्रेट स्पेल से उस क्यूब को और भी रीइंफोर्स कर दिया, ताकि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। उनका गोल ये था कि वो लड़का सबके सामने फेल हो जाए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि उनसे ऑर्डर में गलती हो गई, और जिस लड़के को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे पहले एक ब्लॉन्ड बॉय टेस्ट देने चला गया। वो ब्लॉन्ड बॉय उस क्यूब के पास गया और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उसके अनस्टेबल माना ने उस स्पेल को एक कैटास्ट्रोफिक तरीके से ट्रिगर कर दिया। वो क्यूब एक पावरफुल टॉर्नेडो में बदल गया, जिसे देखकर प्रोफेसर भी शॉक में रह गया। वो लो पावर बॉय जिसे प्रोफेसर हेड करते थे, उसने कुछ ही सेकंड्स में पूरी सिचुएशन को समझ लिया। वो अपनी सीट से कूदा और सीधा एरेना के बीच में जा पहुंचा। प्रोफेसर अपने मैजिक शील्ड के साथ पहले से ही वहां टिकने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सडनली वो टॉर्नेडो खुलने लगता है और वो लड़का बड़े ही कामली उसके बीच से निकलता है, जिसे देखकर प्रोफेसर बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं। वो उस क्यूब के पास पहुंचता है जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अपना हाथ उस पर रखता है और अपनी यूनिक एबिलिटी ऑफ क्रिएशन का यूज करके उस माना को न्यूट्रलाइज करने लगता है। मैजिक धीरे धीरे फेड होने लगता है और क्यूब एक बार फिर से स्टेबल हो जाता है। वो लड़का क्यूब उठाता है और बिना किसी टेंशन के उसे प्रोफेसर को पकड़ा देता है और पूछता है कि क्या वो टेस्ट में पास हो गया। प्रोफेसर बिल्कुल फ्रोजन रह जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने अभी क्या देखा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उसे एक ऐसे लॉस से गुजरना पड़ा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। ये है अरुतो, वो लड़का जो जीरो मैजिकल पावर के साथ पैदा हुआ था, और इस वजह से वो अपनी लवर को गामिन नाम के एक पावरफुल मेज से नहीं बचा सका। हन्ना पर उसके ठीक सामने अटैक हुआ और वो बिल्कुल फ्रीज हो गया, अपनी आंखों के सामने उसे किल होते देखते हुए। उसने 15 साल डंजन्स में घूमते हुए और स्टडी करते हुए बिता दिए, ताकि वो कोई ऐसा आइटम ढूंढ सके जो उसे वापस ला सके। 55 साल बाद वो अब बूढ़ा और वर्न डाउन हो चुका है, और उसे अभी तक वो आइटम नहीं मिला जो उसे वापस ला सके। अपनी लाइफ के आखिरी वक्त में घायल और एग्जॉस्टेड होकर वो जमीन पर गिर गया और उसने उसे अपना साइलेंट गुड बाय कहा। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक मिस्टीरियस फियर ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसने डिवाइन टीयर का आइटम हासिल कर लिया था, एक बहुत ही रेयर रिवॉर्ड जो लाइफ को स्क्रैच से दोबारा शुरू करने का हक देता है। लेकिन बेशक एक कंडीशन के साथ, उसे 20 साल और सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर वो उस टाइम में फेट बदल नहीं पाया तो वो एग्जिस्टेंस से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। बिना किसी हेसिटेशन के अरुतो ने हाँ कह दिया। फिर वो फ्लोटिंग स्फीयर अरुतो के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी सेकंड लाइफ शुरू होती है। एमसी का रिबर्थ एक बेबी के रूप में अपने उन पेरेंट्स की गोद में होता है जिन्हें उसने बचपन में ही खो दिया था। क्योंकि वो अभी एक बेबी है और बोल नहीं सकता, इसलिए उसने शुरुआती महीने बस सब कुछ ऑब्जर्व करने में बिता दिए। उस टाइम के दौरान उसने एक बेबी की बॉडी की लिमिट्स को ट्रेन किया। वो मुश्किल से अपने आप बैठ पा रहा था, लेकिन अभी से उसका पूरा फोकस लेवलिंग अप पर था। इस दुनिया में हर कोई एक गिफ्ट के साथ पैदा होता है। उसका पुराना गिफ्ट विजडम था, लेकिन इस बार उसका नया गिफ्ट क्रिएशन है। इस नए गिफ्ट ने एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई जो सिर्फ उसे ही नजर आ सकती थी, और उसमें ऐसी एबिलिटीज थी जो उस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने खड़े होने का फैसला किया और फ्यूचर में हन्ना को बचाने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अभी वो सिर्फ एक बेबी ही था, पर उसने अभी से अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए मैजिक की स्टडी और ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अब हम उसके 8वें बर्थडे पर पहुंचते हैं। उसने इस दिन के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग की थी और अब उसका स्टेटस सच में बहुत हाई है। ये दिन बहुत मैटर करता है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में गोब्लिन्स के एक होर्ड ने विलेज पर अटैक किया था और उसके फादर और मदर को मार दिया था। लेकिन इस बार अरुतो रेडी था। फॉरेस्ट में छुपकर उसी अटैक का वेट करते हुए अरुतो को लगा कि वो अच्छे से हिडन है, लेकिन एक गोब्लिन ने उसे देख लिया और सीधा उस पर चार्ज कर दिया। लड़के ने अपना माना चैनल किया
और जब गोबलिन मिड एयर में था, उसने अपनी फायरबॉल फायर कर दी और उसे एक डायरेक्ट हिट लगा। अपने दोस्त को गिरते देखकर एक दूसरे गोबलिन ने रिवेंज लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी मैजिक से हिट हो गया। अरुतो ने आखिरी गोबलिन के अटैक को डॉज किया और अपनी फायरबॉल फायर कर दी, जिसने उन्हें गोबलिन बारबेक्यू में बदल दिया। उन किल्स की वजह से उसका लेवल अप हो गया। सडनली एक झाड़ी हिलती है और एक गोबलिन उस पर जंप करता है। इस बार वो सही वक्त पर डॉज नहीं कर पाया और उसके आर्म पर एक स्लैश लग गया। तुरंत बाद उसने अपनी नाइफ उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा दी और उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। लेकिन उस एक के बाद वहां और भी बहुत सारे आ गए, जिसने उसे डरा दिया क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक मोमेंट के लिए उसे मरने का डर लगा और ये भी कि वो अपनी बैडी जीएफ का फेट नहीं बदल पाएगा। लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी गिव अप नहीं करेगा। पैनल की तरफ देखते हुए अरुतो को रियलाइज होता है कि उसके पास एक न्यू स्किल है और वो सोचता है कि क्या ये उसे तब मिली जब उसका मैजिक पावर एक सर्टेन पॉइंट के पार चला गया। फिर वो पीछे गोबलिन होर्ड की तरफ देखता है और ये कंक्लूड करता है कि वो इस एट्रीब्यूट को तभी टेस्ट करेगा अगर वो नॉन कॉम्बैट हुआ। एक एनिमी दोबारा उसकी तरफ हेट्रेड के साथ चार्ज करता है। भागते हुए हमारा बॉय थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है ताकि वो अपनी फायरबॉल फिर से यूज कर सके। प्रॉब्लम यह है कि उसका आर्म बहुत बैड शेप में है और ये रियलाइज करते हुए कि उस पर एक ब्रूटल अटैक होने वाला है, वो कहता है कि अब ये या तो आर होगी या पार। वो अपनी सारी मैजिक पावर को एक ही सिंगल अटैक में डालने का फैसला करता है। एक ब्लू लाइट का स्फीयर समन करता है और फिर उन क्रिएचर्स की तरफ तेजी से फेंक दिया जाता है, जो अचानक जमीन में खुले एक क्रैक में गिरने लगते हैं और फिर पूरी तरह डिस्पियर हो जाते हैं और वो लड़का अकेला रह जाता है। डम्फाउंडेड होकर अरुतो को आखिरकार एहसास होता है कि उसकी नई स्किल क्या है। फिर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब वो अपनी डेस्टिनी बदल पाएगा। अपना हाथ ऊपर उठाकर वो इस बात का जश्न मनाता है कि उसने विलेज को प्रोटेक्ट किया। इस बीच उसके द्वारा हराए गए गोबलिन्स की संख्या की वजह से कई सारे लेवल अप मैसेजेस दिखाई देते हैं। हालांकि क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, एक के बाद एक इतनी बार लेवल अप होने का दर्द तेजी से शुरू हो जाता है, जिससे वो छोटा बच्चा चीखने लगता है और जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये ग्रोइंग अप का दर्द है। कुछ घंटों बाद, जब पहले ही दिन हो चुका होता है, वो अपनी आंखें खोलता है और अपने चेहरे पर कुछ महसूस करता है। जैसे ही वो पलटता, हमारा लड़का एक ब्लू स्लाइम जैसा कुछ देखता है और स्टार्टल हो जाता है। वो छोटी क्रिएचर पास आती है और पानी ऑफर करती है। प्रोटैगनिस्ट इसे एक्सेप्ट कर लेता है और अपना चेहरा धोने के बाद वो पहले से काफी बेहतर महसूस करता है। वो छोटा सा क्रिएचर खुशी से जंप करने लगता है, जबकि लड़का हैरान होता है कि आखिर ये चीज क्या है। हमें पता चलता है कि स्लाइम्स खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, हालांकि वो आमतौर पर ह्यूमंस के लिए इतने काइंड भी नहीं होते। वो छोटा सा ब्लॉब लड़के के चेहरे पर जंप करता है और उसे टिकलिंग करने लगता है। कुछ समय बाद वो उस विलेज की तरफ देखता है जहां वो पैदा हुआ था और कहता है कि अब वापस जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोई है जिसे उसे सेव करना है। अभी भी बहुत ज्यादा वीक, हमारे लड़के ने रिवील किया कि उसका प्लान ग्रीस के किनोडो सिटी में एक वर्ल्ड फेमस डंजन में जाकर ट्रेन करने का है, ताकि वो फाइनल फ्लोर को कॉन्कर करके अपना लेवल जितना हो सके उतना रेज कर सके। जाने से पहले वो वापस घर जाता है और अपने पेरेंट्स के लिए एक लेटर छोड़ता है, जिसमें उसने उन्हें इतने प्यार के साथ बड़ा करने के लिए थैंक किया। अपनी आंखों में आंसू लिए जब वो याद करता है कि उसके 8 साल कितने अमेजिंग थे। अरुतो कहता है कि अब टाइम आ गया है, और स्लाइम की इंसिस्टेंस देखने के बाद वो उसका नाम रू रखता है और कहता है कि वो साथ आ सकता है। एक मंथ बाद हम प्रोटैगनिस्ट को वुल्व से लड़ते हुए देखते हैं। वो छोटा क्रिएचर मॉन्स्टर का क्रिस्टल लेकर आता है और उसे बाकी क्रिस्टल्स के साथ बैग में डाल देता है। अचानक वो दिखाता है कि उसे कैंप करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। हमारे लड़के को वो जगह पसंद आती है और वो आगे के ट्रिप से पहले थोड़ा रेस्ट करने का डिसाइड करता है। जैसे ही रात होती है, वो कैंपफायर जलाता है और वुल्फ स्क्यूअर्स को ग्रिल करता है। खाते समय प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब वो लो रैंक मॉन्स्टर्स को आसानी से डिफीट कर सकता है और उसकी बॉडी अब फाइटिंग के इतनी यूज टू हो गई है कि वो फाइनली उसके एक्सपीरियंस से मैच कर रहा है, जिसका मतलब है कि डंजन में लेवलिंग अप अब और भी इजी होगी। रू भी इस चांस का फायदा उठाकर कुछ खाता है और दिखाता है
कि वो भी स्ट्रॉन्गर फील कर रहा है। हमारा लड़का समझता है कि इतने हार्ड वर्क के बाद उन्हें इस बात का एडवांटेज उठाना चाहिए और खूब खाना चाहिए, और वो उस नन्हे साथी को एक ग्रेट हेल्पर होने के लिए थैंक करता है। हम देखते हैं कि कोई उन दोनों पर नजर रख रहा है। किसी की प्रेजेंस को सेंस करते हुए वो यंग मैन एक स्क्यूअर फेंकता है और पूछता है कि वो इंट्रूडर कौन है। वो इंसान इतनी हाई स्पीड से दौड़ने और छलांगे लगाने लगता है कि अरुतो की आंखें उसका पीछा नहीं कर पाती। वरीड होकर वो कहता है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो चीजें और भी खराब हो सकती है। ये देखकर कि वो एक गर्ल है, लड़का सोचने लगता है कि क्या वो एक बैंडिट है जो उसके मैजिक स्टोन्स पर नजर रखे हुए है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मीट स्क्यूअर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो एक बीस्ट गर्ल है तो अरुतो हैरान रह जाता है। वो यंग वुमन अपना इंट्रोडक्शन मागिका के रूप में देती है और कहती है कि वो एक जर्नी पर है। फिर पूछती है कि लड़का यहाँ क्या कर रहा है। प्रोटैगोनिस्ट सिर्फ अपना नाम बताता है और उस गर्ल को स्टडी करता है जो एक स्क्विरल रेस की लगती है। दौड़ते हुए वो कैंपफायर के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या वो बाकी का मीट खा सकती है। हमारा लड़का पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जब सुबह होती है